Hello and warm welcome to this lecture series. I, Dr. Narendra Singh, going to deliver a lecture on a very important topic, Dalit movements. This topic is very important from contemporary point of view. This lecture is specially designed for the students of MA, UGC NET aspirants and UPSC aspirants. Let's begin the topic. The term Dalit literally means the broken or oppressed and is of the recent origin. This term was first time used in Maharashtra and popularized by Jyotiba Phule. Their subhuman treatment over centuries led to inner revolt in Hindu social organization in the form of Dalit movements. ये टर्म सबसे पहले दलित शब्द जो है सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है महाराष्ट्र में, ज्योतिराव फूले ने इसको पॉपुलराइज किया। और दलित शब्द अपने आप में है जो कुचला हुआ है, दबा हुआ है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। और ये जो दलित मूवमेंट था ये एक ऑप्रेस्ड सोसाइटी का मूवमेंट था, एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अगेंस्ट, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट, यहाँ अपर कास्ट सोसाइटी के अगेंस्ट ये चलाया हुआ मूवमेंट था। ये जो मूवमेंट था ये एड्रेस कर रहा था उनके कल्चरल सेग्रीगेशन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को, और एक ये स्ट्रगल थी कि उनको एक इंसान माना जाए, स्ट्रगल टू रिकग्नाइज दैम एज ए फेलो ह्यूमन बींग्स, क्योंकि जो अनटचेबिलिटी वाला जो ट्रीटमेंट था वो बड़ा ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट था। और इसलिए ये जो मूवमेंट था ये रिडेंटिव, रिफॉर्मेटिव और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। इसकी बहुत सारी वर्जन्स थी और काफ़ी बड़े लेवल पे ये हुआ। ये जो मूवमेंट था ये बेसिकली चलाया गया पुअर पीजेंट, शेयर क्रॉपर्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स के द्वारा इन रूरल इकोनॉमी में, गांव में, क्योंकि जो नीची जाति के लोग थे वो छोटे किसान थे, गरीब थे, शेयर क्रॉपर थे या मज़दूर थे। और शहरों में, अर्बन इकोनॉमी में ये वो लोग थे जो छोटे मोटे काम करते थे या मजदूरी करते थे। दे वर एंगेज्ड इन लेबरिंग पॉपुलेशन इन पेटी सर्विसेज एंड ऑक्यूपेशंस। In pre-independence period, though Congress talked about the necessity of removing untouchability, it did not articulate any concrete demand or program to protect the interest of depressed classes till 1917. हालांकि आज़ादी से पहले कांग्रेस ने इस बात पे जोर दिया कि हमें अनटचेबिलिटी रिमूव करनी है, लेकिन कोई ख़ास इस तरह का कोई एजेंडा नहीं बनाया गया, कोई ऐसी डिमांड या प्रोग्राम नहीं रखा गया 1970 तक। और इसी कड़ी में बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं, जैसे आप देखिए सत्यशोधक समाज, ठीक है, जिसको चलाया गया महात्मा ज्योतिबा फूले ने। ये पायनियर थे दलित मूवमेंट के। इट वॉज ए मूवमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ नॉट ओनली शूद्रास बट अति शूद्रास एज वेल एज इट हैड एन एंटी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी। आदि हिंदू मूवमेंट ऑफ कानपुर एंड SNDP मूवमेंट वर सच एग्जाम्पल्स। इसमें कौन से एग्जाम्पल्स हैं? आदि हिंदू मूवमेंट जो कानपुर में चलाया गया और सत्यनारायण धर्म प्रतिपालन मूवमेंट SNDP मूवमेंट। MC राजा जो थे वो उन्होंने डिप्रेस क्लास फाउंडेशन की स्थापना मद्रास प्रेसिडेंसी में की। सेंट आयन काली ने तवंगकोर में की, और ये दोनों ही बड़े ही नोटेड लीडर्स थे इस मूवमेंट की। The focus of early Dalit movements in this period had been on temple entry, restoration of self-respect, removal of civil disabilities, and getting reservation for the Dalits in the political and government institutions. बेसिकली ये जो दलित मूवमेंट शुरुआती दौर में चला, इसका मेन मकसद ये था कि जो दलित हैं उनको मंदिरों में एंट्री दी जाए, उनकी इज़्ज़त की जाए, इज़्ज़त से जीने का अधिकार मिले, और उनके ऊपर जो सिविक डिसेबिलिटीज़ लगाई गई हैं, जैसे पूना शहर में वो सुबह 9 बजे के बाद, या फिर आप कह सकते हैं दोपहर को 3 बजे के बाद वो नहीं एंट्री कर सकते थे। जब उन परछाई लंबी हो जाती थी तो वो जो ब्राह्मण से या ऊंची जाति के लोग थे उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन रख के रखते थे। तो ये इस तरह की जो डिसेबिलिटीज़ उनके ऊपर लगाई गई थी, वो चाहते थे कि इस तरह की कोई भी डिसेबिलिटीज़ उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। और एक और मुद्दा था कि रिजर्वेशन मिले दलितों को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। इस कड़ी में अंबेडकर जो थे पहले थे जिन्होंने मोबिलाइज किया दलित्स को ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। प्रायर टू अंबेडकर, हालांकि अंबेडकर से पहले भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे, कोशिश की गई थी, जैसे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में की गई। साहू जी महाराज ऑफ कोल्हापुर
C.R. रेड्डी इन मैसूर एंड के रामकृष्ण पिल्लई इन त्रावणकोर। इन्होंने ये एफर्ट किए थे दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए। 1942 में अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन AISCF की स्थापना की, जिसने टॉर्च वीरर का काम किया दलित्स के लिए और दलित्स के जो इश्यूज थे वो बड़े प्लेटफॉर्म पे रखे। अर्लियर ही हैड आल्सो फॉर्म्ड सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंडियन लेबर पार्टी। इससे पहले AISCF की स्थापना से पहले उसने इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना की थी। अगर हम इंडियन लेबर पार्टी और महार मूवमेंट के फेज को समझें, द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ दलित मोबिलाइजेशन। After his death in 1956, AISCF was dissolved and Republican Party of India was formed in 1957. लेकिन जबकि अंबेडकर की डेथ 1956 में हो गई तो उसके बाद AISCF को डिसॉल्व कर दिया गया और उसकी जगह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1957 में। इस पार्टी का मेन मकसद था टू एमेलियोरेट द कंडीशंस ऑफ द दलित्स एंड पुअर क्लासेस एंड एनेबल दैम टू कैप्चर पब्लिक पॉलिटिकल पावर। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अंबेडकर ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये बोला था कि हमें उसमें उसने गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें बोला था कि दलितों की स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं आती। तो उन्हें यूनाइट होना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा और पॉलिटिकल पावर को हासिल करना पड़ेगा, तभी वो एक इज्जत की ज़िंदगी जी सकते हैं। महार मूवमेंट हम जानते हैं कि अंबेडकर खुद महार जाति से संबंध रखते थे और ये बड़ी अनटचेबल कास्ट थी महाराष्ट्र में। तो महार मूवमेंट जो था ये चला था आज़ादी से पहले महाराष्ट्र में और ये एक एंटी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, जिसका मकसद सिर्फ कास्ट को रिफॉर्म करना नहीं था बल्कि कास्ट को रिजेक्ट कर देना था। क्योंकि हम जानते हैं कि अंबेडकर अपनी किताब एनिहिलेशन कास्ट में यही बात कहते हैं कि कास्ट को सुधारने से कुछ नहीं होगा, उसको ख़त्म ही कर देना पड़ेगा। हालांकि इसी बात को लेके गांधी और अंबेडकर में बड़े डिफरेंसेस थे, क्योंकि अंबेडकर कहते थे कि गांधी का जो मकसद है वो रिफॉर्मेशन पे है और अंबेडकर कहते थे कि रिफॉर्म से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंजेस लाएगा और उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट टर्म्ड कास्ट सिस्टम एज एंटी डेमोक्रेटिक एंड एंटी ह्यूमन, क्योंकि अंबेडकर ये मानते थे कि कास्ट सिस्टम एंटी डेमोक्रेटिक है और एंटी ह्यूमन है। इसलिए बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे अंबेडकर के, उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया और हिंदुज़्म फोल्ड को छोड़ दिया। हालांकि अंबेडकर के पास बाकी धर्मों के लोग भी आए थे, जैसे इस्लाम वाले भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए कि आपके पास इतनी फ़ैन फॉलोइंग है तो इतना बड़ा लॉट अगर कन्वर्ट होगा तो बहुत अच्छा है, हमारे धर्म में आएंगे। लेकिन अंबेडकर ने सारे धर्मों को स्टडी किया और उसे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं इन सब रिलीजन्स में डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं और ये फर्दर स्ट्रैटिफाइड हैं, तो ये स्ट्रैटिफिकेशंस को प्रमोट करते हैं। इसलिए उसको सबसे बेस्ट लगा कि बुद्धिज़्म में ही क्यों ना जाया जाए। इसलिए एक लार्ज स्केल के ऊपर जितने भी दलित लोग थे वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिस्ट फोल्ड में। फेज ऑफ द दलित पैंथर। दलित पैंथर ये मार्क्सिज्म, अंबेडकर और नीग्रो लिटरेचर से इन्फ्लुएंस्ड मूवमेंट था। दलित पैंथर जो महाराष्ट्र में 1972 में पोस्ट इंडिपेंडेंस में मतलब कि इस्टेब्लिश हुआ। इट वाज ए रेवोल्यूशनरी एंटी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय नामदेव दासल एंड JB पवार। नामदेव दासल और JB पवार ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और इसने शुरुआत में वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल किया। ये जो दलित पैंथर नाम है ये बेसिकली ब्लैक पैंथर मूवमेंट जो USA में काले लोगों द्वारा चलाया गया था उसकी एक तरह से कॉपी थी। It was basically a movement of Dalit intellectuals who contributed to generate consciousness among Dalits to a significant extent. Basically ये इंटेलेक्चुअल जो दलितों में इंटेलेक्चुअल्स लोग थे उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था ताकि वो कॉन्शियसनेस दलितों के बीच में पैदा की जाए कि वो अपनी जाति को ना छुपाएं और इकट्ठे होके आएँ। एक कॉन्शियसनेस जो क्लास इन इट सेल्फ से वो अपने आप में क्लास फॉर इट सेल्फ बने और एक रेवोल्यूशन लेके आए। सॉरी। इसने हिंदू कास्ट सिस्टम पे अटैक किया। कैसे किया? थ्रू लिटरेरी एक्टिविटीज़, डिबेट्स एंड डिस्कशंस इन होम्स, ऑफिसेज एंड पब्लिक प्लेसेस। इन्होंने बहुत सारे डिबेट्स कराए और जिसमें इस जो कास्ट सिस्टम की जुड़ी हुई बुराइयां थी, सोशल इविल्स थी, उसके ऊपर डिस्कशंस हुई और उसकी निंदा की जाने लगी। फिर नेक्स्ट फेज़ हम देखते हैं, फेज़ ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी
और इसने दलित मोबिलाइजेशन में बड़ा रोल प्ले किया फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम काशीराम था। वो ये मानते थे कि इंडियन सोसाइटी दो ग्रुप्स में बटी हुई है। पहले ग्रुप में लो कास्ट आते हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। और दूसरी कैटेगरी में ब्राह्मण्स हैं, कायस्थ हैं, बनियास हैं, राजपूत हैं, जहाँ बाकी जो ट्रेडिशनल अपर कास्ट हैं। और यही जो लोअर कास्ट ग्रुप के लोग थे, यही इनका वोट बैंक था, जिसके ऊपर ये लार्जली स्ट्रेस करते थे इनिशियल वोट बैंक पॉलिटिक्स में। पोस्ट रिजर्वेशन संस्कृत मूवमेंट, आज़ादी के बाद जो संस्कृत मूवमेंट कैसा रहा। हालांकि जो संस्कृताइजेशन मूवमेंट था आज़ादी के बाद, वो काफ़ी हद तक बंद हो गया दलित्स में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन एंड इक्वल स्टेटस विच इंस्टिल्ड न्यू कॉन्फिडेंस इन दैम। क्योंकि जो अब दलित होने में फ़ायदा ही था, क्योंकि अगर आप दलित हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे आने के लिए। और इसमें इसलिए लोग आप अपनी जाति छुपाने में शर्म नहीं करते, वो नहीं करते थे कि हम जाति छुपाएं। होता था कि हमें तो कोई फ़र्क ऐसा नहीं है, कि हमें कहना चाहिए बोलो पब्लिक फोरम के ऊपर। और इस तरह से उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। एजुकेशन हासिल करने के बाद वो आगे बढ़े और एक नया कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा हुआ। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की वजह से और दलित कॉन्शियसनेस की वजह से ये जो संस्कृताइजेशन का फैक्टर था, जिसमें कि लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लोगों को इमिटेट करते थे, वो बंद हो गया, वो कम हो गया। न्यू सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत सारे न्यू सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चले आज़ादी के बाद, जिसने दलित मूवमेंट्स को काफ़ी देर तक एक्सेल किया। कैसे किया? और न्यू वेव ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विच बिगन इन 1970s, इट प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट टू विच गेन करेंसी। इट इंक्लूड्स द सेक्ट्स एंड कल्ट्स like Radha Swami movement and Dera Sacha Sudha. They continue to find major support among Dalits even today. अगर हम बात करें, रिलीजन बड़ा ही रोल प्ले करता है। रिलीजन अगर चाहे तो किसी के अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकता है, और चाहे तो एक डेप्रीवेशन वाली फीलिंग भी पैदा कर सकता है। क्योंकि जो दलित लोग थे, उनको रिलीजियस प्लेसेस में एंट्री नहीं थी और उनको छोटा समझा जाता था। इसलिए कुछ ऐसे मूवमेंट चले, रिलीजियस मूवमेंट्स चले, जिन्होंने दलितों को एक अपॉर्चुनिटी दी और दलितों को इक्वल प्लेस दी, इक्वल प्लेटफॉर्म दिया। जिसमें आप देख सकते हैं राधा स्वामी मूवमेंट, आज अगर हम दौर में देखें तो राधा स्वामी नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्ट है, जिसमें ये बेसिकली सिखों का एक सेक्ट है। सिख आइडियोलॉजी के ऊपर है, सिख और हिंदुज़म दोनों का है, या कबीरपंथी जो हैं उनसे ली हुई कुछ फ़िलॉसफी है। तो वो फिलोसफर्स हैं जो भक्ति मूवमेंट के, जिन्होंने इक्वालिटी की बात की है। तो उनकी जो भी सेइंग्स हैं उसको इकट्ठा करके वो इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, जिसमें उन्होंने इक्वालिटी की बात की। तो इसीलिए दलित्स का बहुत बड़ा लॉट जो है, जिनको वैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रिलीजियस प्लेसेस में एंट्री नहीं थी, या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, या उनको नीचे दिखाया जाता था, वो बहुत एकदम से इन रिलीजन, इन सेक्ट्स के साथ जुड़ गए और उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि अब हम भी बराबरी में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसमें सतनामी मूवमेंट चला जो चमारों में चला मध्य प्रदेश में, आद धर्मी मूवमेंट पंजाब में चला, और महार मूवमेंट महाराष्ट्र में, और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट साउथ इंडिया में चला, जिसने इनमें एक इक्वल और ह्यूमेन ट्रीटमेंट दिया, जिसकी वजह से इनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। आद धर्मी मूवमेंट, आद धर्मी मूवमेंट 1920 में पंजाब में चला। इसने एक नई रिलीजियस आइडेंटिटी दी। ये मूवमेंट बेसिकली संत रविदास को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं, और इन्होंने अपनी एक अलग ही टेक्स्ट निकाली, रिलीजियस टेक्स्ट, जिसका नाम था आद प्रकाश। 1931 के सेंसस में ऐसे बहुत सारे मूवमेंट चले, और जिस वजह से कम 4,50,000 जो लोग थे, वो उन्होंने अपने आप को दलित फेथ के साथ रजिस्टर करवाया। फिर दलित साहित्य जो लिखा गया, उसने इनके अंदर एक नई तरह की भावना पैदा की, और जो अनटचेबिलिटी की जो बुराइयां थी उसको सामने रखा। और जो भी चतुर्वर्ण लिटरेचर में जो
प्रॉब्लम्स थी उसको हाईलाइट किया। दलित मूवमेंट आर more aspirational and vocal today than ever before and are utilizing the platform of social media। आज के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में दलित मूवमेंट बड़ी तेज़ी से फैला और बड़ा ही इसने इम्पैक्ट छोड़ा, क्योंकि आज आप मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपनी बात एक ही समय में करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हो। एक प्रोफेसर सुरेंद्र जोधका के हिसाब से इस ग्लोबलाइजेशन पीरियड में दलित मूवमेंट जो है उसमें सिर्फ वो नहीं है कि इनवर्ड लुकिंग नहीं रहा और ना ही ये संस्कृताइजेशन के ऊपर डिपेंड रहा। ये मूवमेंट जो था इसने दलितों की को बेटर पोजीशन में लाया है और ये अब अपने आप का जो कंपैरिजन है ग्लोबल लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे वो बर्थ के बेस पे हो, लीनियज के बेस पे हो, चाहे कलर के बेस में हो, उसके साथ अपने आप को लिंक करते हैं एंड दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म अलायंस एट ग्लोबल लेवल्स। इसमें जैसे अब ब्लैक मूवमेंट्स चले, हमने पहले पढ़ा दलित पैंथर मूवमेंट, तो वो काले लोगों ने जो यूएसए में मूवमेंट चलाया तो उन्होंने बोला कि जैसे साउथ यूएसए में काले लोगों के साथ होता था वैसे ही हमारे साथ हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से एक ख़ास तरह की एक एनोलॉजी डेवलप भी की, एक कंपैरिजन ड्रा किया गया और एक एसोसिएट किया गया अपने साथ वर्ल्ड लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। 3 स्पेसिफिक मूवमेंट चले, जैसे सत्यशोधक समाज मूवमेंट, एसएनडीपी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इनका बहुत बड़ा योगदान है दलित और बैकवर्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट में। सत्यशोधक समाज मूवमेंट, सत्यशोधक समाज मूवमेंट ज्योतिराव फूले ने ये शुरू किया। बेसिकली ये सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ, मतलब इसका ये मकसद था और ये 1873 में शुरू किया गया। इसका मेन मकसद था कि लिबरेट करना शूद्राज और अतिशूद्रा को, ताकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके ब्राह्मण्स या ऊंची जाति के लोगों द्वारा। सत्यशोधक समाज ने वैदिक ट्रेडिशन को रिजेक्ट किया और बोला कि ये वैदिक ट्रेडिशन बेसिकली आर्यन हेरिटेज हैं। वो ये मानते थे कि आर्यन यहाँ पे कॉन्करर्स थे और उन्होंने यहाँ के जो नॉन आर्यन लोग थे उनको जीत लिया और उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने ये भी कहा ज्योतिराव फूले ने, इस संस्था ने, कि हमें सभी क्लासेस के जो हिंदूज़ हैं, चाहे वो छोटी जाति के हों चाहे बहुत ही छोटी जाति के हों, उनको लोकल बॉडीज़ में, सर्विसेज में, इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और इसने ज्योतिराव फूले ने प्राइमरी स्कूल्स भी खोले अनटचेबल्स के लिए पूना में, और उन्होंने एक स्कूल लड़कियों के लिए भी खोला और एक होम इस्टेब्लिश किया विडोज़ के लिए। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की अगर हम शुरुआत देखें तो ये वेस्टर्न इंडिया में 1873 से 1933 तक चला। तो सत्यशोधक समाज हैज़ बीन डिस्कस, इसलिए इस मूवमेंट को और इस कड़ी में जो सत्यशोधक समाज द्वारा जो इवेंट्स करवाए गए या जो चेंजेस लाए, इसलिए गेल ऑम्बेट एक थिंकर ये कहते हैं कि ये जो पीरियड था 1873 से 1930 तक का जो पीरियड था, ये एक कल्चरल रिवोल्ट था कॉलोनियल सोसाइटी में, जिसमें एक कल्चरल रेनेसा आ रहा था, एक नई तरह की एनलाइटनमेंट आ रही थी, नई तरह की अवेयरनेस और नई तरह की कॉन्शियसनेस आ रही थी। सत्यशोधक समाज मूवमेंट अटैक द ब्राह्मण प्रीस्ट हु इंसिस्टेड ऑन एक्टिंग एज इंटरमीडियरीज बिटवीन गॉड एंड डिवोटीज। सत्यशोधक समाज मूवमेंट कहता था, उसने ब्राह्मण प्रीस्ट के ऊपर अटैक किया और बोला कि ये जो नोशन है कि हमें भगवान तक पहुंचने के लिए बीच में एक इंटरमीडियरी की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये मानते थे कि देयर इज़ नो नीड फॉर एन इंटरमीडियरी इन द मैटर ऑफ रिलीजन, and he refused to recognize the traditional role of the Brahmins as custodian of Hindu religion or interpreters of scriptures। उसका ये मानना था कि ब्राह्मण जो हैं वो हिंदू रिलीजन के सिर्फ ठेकेदार नहीं हो सकते हैं और ना ही वो सही मायने में हम उनके स्क्रिप्चर्स के इंटरप्रेटर माने जा सकते हैं। उनका कहने का मतलब था कि हमें खुद पढ़ना चाहिए इन लिटरेचर्स को और खुद इंटरप्रेट करना चाहिए। फूले इस बात को भी कहते कि जो पावर स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर में क्योंकि ब्राह्मण्स हैं, इसलिए वो एक जो एक्सप्लॉयटेशन है बैकवर्ड क्लासेस की वो कंटिन्यू हो रही है। इसलिए उनका ये कहना था कि जो ब्राह्मण्स हैं
वो उनकी जगह पे जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको ब्यूरोक्रेसी में अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि वो नॉन ब्राह्मण्स या अनटचेबल्स की प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर नॉन ब्राह्मण एलिजिबल ना भी हो तो उसकी जगह पे अंग्रेज को ही वहाँ पे बिठा देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वो न्यूट्रल एटीट्यूड तो रखेंगे। He also complained that upper caste Brahmin bureaucrats were responsible for misleading the colonial rulers and substituted by non-Brahmins. Okay, Phule campaigned against the increasing habit of drinking alcohol and urged the Pune Municipal Council not to permit the opening of liquor shops. फूले ये जानते थे कि उसके समाज में शराब एक बहुत बड़ी बुराई है, शराब पीना, इसलिए वो अपने लोगों को नहीं चाहते थे कि वो शराब पिए, क्योंकि वो म्यूनसिपल काउंसिल, पूना म्यूनसिपल काउंसिल में थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे शराब पे पाबंदी लगवा दी। उसने लोगों को ये बोला कि शराब की आदत छोड़ दीजिए और जो पैसा शराब पीने में खर्च करते हो उसकी बजाय आप पढ़ाई पे खर्च करो और किताबें खरीदो। SNDP मूवमेंट, द श्री नारायण धर्म प्रतिपालन, इसका मतलब है द सोसाइटी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ मॉरल टीचिंग्स ओरिजिनेटेड अमंग द इजहान और इजावर इन केरला ऑफ केरला 1903 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये बेसिकली ये मूवमेंट का भी मेन मकसद ये था कि टॉडी टैपिंग के ये बड़े अगेंस्ट थे, क्योंकि जो नीची जाति के लोग थे वो टॉडी टैपिंग होता है, जैसे नारियल होता है, कच्चे नारियल से शराब निकालते थे देसी, उसको एक तरह से फर्मेंटेशन करके वो शराब निकालते थे। और टॉडी टैपिंग वाला काम बड़ा ही छोटा काम माना जाता था, मीन काम माना जाता था। इसलिए ये जो SNDP मूवमेंट था उसका ये कहने का मतलब था, उनका ये फोकस था कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और बिकॉज दे वर सफर्ड फ्रॉम मैनी डिसेबिलिटीज़ बोथ सिविक एंड रिचुअल्स and they were not allowed to worship in the temples of caste Hindus or to bath in the tanks of caste Hindus। और साथ में ये भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी वहाँ इजाहाबा के साथ कि उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, और जो भी वहाँ पे जो आप कह सकते तालाब वगैरह पवित्र स्थान जो होते थे वहाँ पे स्नान वगैरह नहीं करने दिया जाता था, वहाँ सिर्फ ऊंची जाति के लोग हो जाए, तो इसका ये उन्होंने विरोध किया। दे कुड नीदर वियर एनी फुटवियर नॉर बिल्ड पक्का हाउसेस, ना ही नीची जाति के लोग पैरों में जूती डाल सकते थे और ना ही अपना पक्का घर बना सकते थे। श्री नारायण गुरु जिन्होंने इस मूवमेंट की स्थापना की, वो उनका जन्म 1856 में लहाना कम्युनिटी में हुआ था। उसने इस इस मूवमेंट की आइडियोलॉजी दी थी, और उसका और भी बहुत सारे फोकस थे इस मूवमेंट के, जिसमें ये था कि जो नीची जाति के लोग हैं उनको सरकारी स्कूलों में, पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन मिलनी चाहिए, उनको नौकरियां, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, मंदिरों में आने देना चाहिए और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। श्री नारायण गुरु ने इसी मूवमेंट के बेस के ऊपर इछाना और थियाज जो जातियां थी उनको इकट्ठा होने के लिए आवाज़ लगाई। सेपरेट टेम्पल्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय SNDP। श्री नारायण धर्म पालन प्रतिबिंब मूवमेंट ने अलग से मंदिर बनाए नीची जातियों के लिए, और जो नीची जातियों के लोग थे उनका जो लाइफस्टाइल था उसको चेंज किया काफ़ी हद तक। उनका जो बिलीव्स, एक नए तरह का उनको रिलीजियस बिलीफ सिस्टम दिया, नए रिचुअल्स, नई आउटलुक दी, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, और उन्होंने एक नया ही नैरेटिव तैयार किया with the institutions of temples, priests, mosques and monasteries। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो शब्द से ही पता चल रहा है, ये मतलब कि हमें खुद की इज्जत करनी चाहिए, जिसका मेन मकसद था कि जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए बराबर के, और उनको इज्जत से जीने का अधिकार होना चाहिए। ये मूवमेंट EV रामास्वामी नाइकर ने पेरियार 1925 में ये शुरू किया था तमिलनाडु, इंडिया में। ये मूवमेंट बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा, सिर्फ तमिलनाडु तक ही नहीं रहा बल्कि दूसरे देशों में भी ये मूवमेंट फैला जहाँ पे तमिल पॉपुलेशन के लोग रहते थे, जैसे मलेशिया और सिंगापुर। पेरियार डिक्लेयर्ड दैट द वे ऑफ गल्फ रिस्पेक्ट alone could be the genuine freedom movement and the political freedom would not be fruitful without individual self respect। पेरियार ये कहते थे कि जब तक इंसान को आज़ादी नहीं होगी जब तक तो पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है, जब तक वो इंसान अपने आप में ही मतलब उसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है।
पेरियार आल्सो ऑब्जर्व दैट पॉलिटिकल फ्रीडम एज कंसीव्ड बाय नेशनलिज्म। वो कहते थे कि जैसे हम आज़ादी की बात करते हैं, जैसे अंग्रेज हमारे महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वो कहते हैं कि हमें देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि उस आज़ादी का क्या मकसद है अगर बहुत सारे लोगों को इज्जत से जीने का भी अधिकार ना हो। द मूवमेंट इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज एन एफर्ट टू ब्रेक ब्राह्मणिकल हेजमनी एंड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द्रविडियन आइडेंटिटी। इस मूवमेंट ने एक द्रविडियन आइडेंटिटी को काफ़ी हद तक जुलोजाइज किया। पेरियार सपोर्टेड कॉज ऑफ डाउन ट्रोडन ऑर्गेनाइज टेम्पल एंट्री। इन्होंने भी टेम्पल एंट्री की बात की, मैरिज विदाउट प्रीस्ट की बात की, बर्न कॉपीज ऑफ मनुस्मृतिज। One of the major sociological changes introduced through the self-respect movement was the self-respect marriage system, whereby marriages were conducted without being officiated by priest Brahmins. इसमें इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा चेंज लाया था कि शादी जो है बिना पुजारी के भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पुजारी लोग होते थे, जो ब्राह्मण्स थे, वो नीची जाति के लोगों के वहाँ पे शादी करवाने नहीं जाया करते थे और बड़ा ही उनको फील होता था। उन्होंने कहा कि शादी तो वैसे भी हम कर सकते हैं। पेरियार इसलिए उन्होंने उस एक नया तरीका एस्टेब्लिश किया। ही रिगार्डेड देन कन्वेंशनल मैरिज एज मेयर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स विच मोर ऑफन कॉज ग्रेट डेथ थ्रू डाउरी। और उन्होंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि जो शादियां हैं उसमें जो दहेज वगैरह दिया जाता है उसको कम करना चाहिए और इस प्रथा को दूर करना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एनकरेज इंटरकास्ट मैरिजेस। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस की बात की और अरेंज मैरिजेस की जगह उन्होंने लव मैरिजेस की बात की, ठीक है। और ये जो लव मैरिजेस हैं इसमें कास्ट का कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। द मूवमेंट आल्सो मेड एन इंसिसिव पॉलिटिकल स्टेटमेंट। In fact, the main objective of this movement were inculcation and dissemination of knowledge of political education. इस मूवमेंट का मकसद लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना था ताकि वो कॉन्शियस हो सकें अपनी पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक पोजीशंस को लेके। और बाकी जैसे हमने पहले भी बोला कि उनका ये मकसद था कि इंसान को डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम जो कि सुपरस्टिशंस पे टिका हुआ था उसके ये बहुत खिलाफ थे, क्योंकि उनका ये मानना था सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस ही बहुत बड़ा कारण है एक्सप्लॉयटेशन का। अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो रैशनल हो जाएंगे, साइंटिफिक आउटलुक के हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है उनको कोई भी ईजिली एक्सप्लॉयट नहीं कर सकेगा। उन्होंने बहुत सारी इविल सोशल प्रैक्टिसेस को एबॉलिश करने की बात की, प्रोटेक्शन ऑफ वीमन राइट्स की बात की, एस्टेब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ होम्स फॉर ऑर्फेंस। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए अलग से होम्स इस्टेब्लिश करने की बात की, कदम उठाए, विडोज एंड ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दीज वर द मेजर एक्टिविटीज़। इसी मूवमेंट की रेखा में, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में, दो पार्टियां तमिलनाडु में जन्म ली जिसे हम डीएमके और एआईएडीएमके, द्रविड़ मुनेत्र काजगम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र काजगम। ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो तमिलनाडु में रूल करती हैं। ये इनका जन्म आप सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से देख सकते हैं। इन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को अपोज किया। ये जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को जो अपोज कर रहे थे ये सिर्फ लो कास्ट के लोग नहीं कर रहे थे, इवन के ब्राह्मण कास्ट के जो बराबर की कास्ट थी, डोमिनेंट कास्ट थी जो वहाँ की, जैसे रेड्डी और कम्मार आंध्र प्रदेश में और बोकलिगास और लिंगायत कर्नाटका में, ये जो जातियाँ थी वहाँ पे डोमिनेंट कास्ट थी, यानी कि हाई कास्ट ग्रुप में आती थी। तो इन्होंने भी ब्राह्मण्स को क्या किया, उनकी हेजमनी को अपोज किया। तो ये सब हमने इस सारे लेक्चर में स्टडी किया कि किस तरह की बैकग्राउंड थी दलित मूवमेंट्स की और कितने लेवल पे दलित मूवमेंट चला। होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।